मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मुल्क की मारूफ और मुमताज़ शख्सियत फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर मोहतरम जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब। आइए उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का, आपने हमें ट्रेड जोन को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मेमन साहब कि आपने इज़्ज़त बख्शी और इंशाल्लाह आज खुली बात होगी, दिल की बात होगी, कोई तसन्नुन नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, और वो होगा जो असल बात है। सर साहब ये मुझे बताएं कि सब पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? सर देखें, इकोनॉमी किसी चिड़िया का नाम है जो उड़ना शुरू कर दे या बैठ जाए किसी तरह। ये इकोनॉमी के बड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं इकोनॉमी: पुलिसिंग एंड एनर्जी। ये मैंने आज से कुछ 30 साल पहले हार्वर्ड में सुना था किसी प्रोफेसर के लेक्चर में, जब मैं सीमेंस का बेस्ट एशिया का MD और CEO होता था। तो पूरा ये 23 मुल्क मेरे पास थे। उस वक्त मैं हार्वर्ड में ये देखने गया था कि मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ इकानमीज़ के ऊपर नीचे जाने का, उस पर हमारी एक ट्रेनिंग थी एक तरीके से। तो वहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं दुनिया से, इंडिया से, इधर से, उधर से, अरब से, तो आपको एक मिक्स सुनने को मिलता है। ये ऐसे फोरम हमारे यहाँ भी होने चाहिए ताकि लोग ये देखें कि इकोनॉमी किसी की ख़राब क्यों हुई, किसी की अच्छी क्यों हुई। उस वक्त ब्राज़ील की इकोनॉमी बड़ी ख़राब थी, रशिया की इकोनॉमी बड़ी ख़राब थी, इंडिया की बड़ी ख़राब थी, चाइना की बड़ी ख़राब थी। तो लेकिन उस वक्त ब्रिक्स नहीं बना था। आज वही ब्रिक जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। तो ये चीज़ें इकोनॉमी जो है वो होती है। उसमें जो दो चीज़ें सबसे उभर के आई उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में, वो है कि आपकी अगर पुलिसिंग का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस खाली, पुलिस का मतलब है कि पुलिस इज़ द फर्स्ट FIR फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। इफ़ FIR इज़ राइट रॉन्गली तो जुडिशरी भी सज़ा नहीं दे सकती। तो पुलिस का जो SHO है, पहली इंफॉर्मेशन तो सही होनी चाहिए। पुलिस का जो SHO है वो एक्चुअली इकोनॉमी को ड्राइव करता है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके मुल्क में सही नहीं है तो उस जगह पे, जैसे अगर आपके परिंदे भी लॉ एंड ऑर्डर देख के उतरते हैं खाना खाने ना, आपने खाना रखा हुआ है लेकिन वहाँ आपने एक जाल भी रखा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर आपका सही नहीं है, तो वो परिंदा ऊपर से देखेगा, बोला नहीं यहाँ दाना नहीं खाऊंगा, पड़ोस में रखा है जिसने कोई ट्रैप नहीं है वहाँ जाके खाऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। Am I right हो रहा? और अगर जरा सा भी छू करेंगे तो सारे उड़ जाएंगे। तो इकोनॉमी भी ऐसी छू है, यूँ उड़ती है, यूँ ही बैठती है, लेकिन बढ़ भी जाती, गिर भी जाती। कई मुल्क बड़े तरक्की के, लोग तरक्की करते हैं। पर्सनल इकोनॉमी देख लें, कई लोग बड़े अरबपति हो गए फिर बैंकरप्ट हो गए। तो इस तरह दुनिया के जो बड़े 7 मुल्क थे, 7 बड़े रईस थे एक ज़माने में अमेरिका के 1920 के रिसेशन में, उनमें से 3 जेल गए, 4 ने खुदकुशी और 1 फुटपाथ में मारा। तो ये इकोनॉमी इंसान की हो, कंपनी की हो, मुल्क की हो, उसमें पुलिसिंग यानी फर्स्ट FIR इज़ वेरी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ये तय हुआ कि आगे जो जंग लड़ी जाएगी, ये मैं 30 साल 20-25 साल पुराना था, वो होगी नॉन काइनेटिक वॉर, लाइक अ वॉर यानी जैसे आर्मी लड़ती है ना। तो इसलिए जो सिविलियन इदारे हैं उन्हें भी आर्मी की तरह डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होंगे तो इकोनॉमी नहीं चला सकते, क्योंकि ये नॉन काइनेटिक वॉर होगी। यानी पहले अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, या तो एटॉमिक आप इस्तेमाल करेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि किसी की इकोनॉमी तबाह कर देंगे किसी तरीके से। वो फिर जब आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई तो आपकी एटॉमिक भी पीछे, जैसे रशिया क्या था, एटॉमिक पावर नहीं था, कितने हिस्सों में टूटा। कोई वॉर हुई नहीं, मुझे बताएं कोई वॉर हुई, कोई गोली चली, बर्लिन वॉर गिर गई, आयरन कर्टन गिर गया, इतने सारे CIS कंट्रीज बन गया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, फलाना तान, ये तान, वो तान, तानी तान, हाँ ना। तो ये सारे बन गए। कैसे बन गए? या चचनिया फलाना सब आज़ाद हो गए ना। फौज भी वही थी, न्यूक्लियर भी वही थे, सुपर पावर भी थी। गलत क्या, खराबी क्या हुई? लॉ एंड ऑर्डर गया, इकोनॉमी गई, रिच हो गए मिनट में। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि दूसरी चीज़ क्या होती है उस इकोनॉमी, वो होती है एनर्जी। आप ये मुझे बताएं टोनी ब्लेयर साहब ने भी माफ़ी मांगी कि इराक में हमने बिल क्लिंटन, वो उसने, बुश ने के लोगों ने, जो बुश ने खुद तो नहीं मांगे क्योंकि वो इतना समझदार नहीं है, बाकी उसके जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि ये गलत हुआ, हमने झूठ बोला। अभी एक BBC पे प्रोग्राम हुआ जिसके स्पाई ने कहा कि साहब ये गलत हुआ, हमने यानी परसेप्शन क्रिएट किया।
मतलब सद्दाम ने तो 3 लाख आदमी मारे होंगे पूरी ज़िंदगी में, इन्होंने तो पिछले 5, 6, 7, 10 साल में मिलियन से ऊपर फारिग हो गए। क्यों? एनर्जी चाहिए थी, ट्रिलियंस का तेल ले गए, एनर्जी। तो दूसरी इकोनॉमी का जो हिस्सा पहिया चलता है वो एनर्जी से चलता है, क्योंकि फिर इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप एक्सपोर्ट कितने का, आपके मुल्क की रेमिटेंस आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो वो रेमिटेंस वो है जो मैं यहाँ से घुमा के मंगा रहा हूँ 2%, वो चले अब उस पर थोड़ा सा पाबंदी हुई है तो रेमिटेंस भी गिरनी शुरू हो जाएगी, आप देख लें थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा रेमिटेंस भी गिरनी शुरू हो जाएगी। अभी तो वो जो बाहर पैसा गया वो आ रहा है। आप अगर कर्जा लेते हैं बैंकों से तो बैंक सबसे पहले क्या चीज देखता है आपकी देखते हैं कि आपकी अपनी क्या पोजीशन, नहीं, एक आपकी अपनी पोजीशन, दूसरे आप कहाँ लगाने जा रहे हैं और आप कैसे सर्विस करेंगे। आपको उन्हें पूरा बैलेंस शीट बना के देनी पड़ती है ना, फोरकास्ट कि साहब मैं ये आपसे $20 मिलियन ले रहा हूँ, ये $20 मिलियन मैं फला इंडस्ट्री में लगाऊंगा, वहाँ मुझे इतना मुझे महीने की इनकम होगी, आपकी डेट सर्विसिंग 5 लाख है, मेरी इनकम 20 लाख है, मैं 5 लाख आपको दूंगा। बैंक कहेगा ठीक है आप 15 लाख में ओरिजिनल भी वापस कर देंगे आप। यही होता है ना सर, और तो कोई तरीका नहीं। मैं आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसे उसमें जाऊँ फलाना कॉस्ट अंदेश तो वो तो फिर बड़ा गालिब की शायरी हो जाएगी, तो आम आदमी नहीं समझेगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपका इस वक्त एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, किसको जा रही है, कैसे जा रही है, कितनी चोरी हो रही है, कितना बिल। आप जब कहते हैं ना कि मेरी फलां डिस्को की रिटर्न जो है वो 95%, तो आपको पता है वो किसका 95%? 40% तो बिल ही नहीं होता। जब बिल नहीं होता तो 60% का 95% कितना हुआ, यानी 55% का डेट हो गया। 40% तो बिल ही नहीं हुआ क्योंकि लॉसेज है। जो 60% आपने बिल किया, 100 रुपए मेरी कॉस्ट आई, मैंने 40 रुपए तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मीटर पे आते नहीं, क्योंकि वो तो बीच में मैंने गायब कर दिया ना। अब मैंने बिल किया आपको 60 रुपए का, 60 रुपए का आपने 95% दिया, कितने दिए मुझे? 60 रुपए के 95 कितने होंगे? 55। इसका मतलब है कि अगेंस्ट एवरीथिंग मैं 45 रुपीज उधर ही खड़ा हूं, लूज कर रहा हूँ। तो वो एक सर्कुलर डेट, इसीलिए सर्कुलर डेट बढ़ता गया और ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा, क्योंकि हर जब आप कॉस्ट बढ़ाते हैं तो 45% उसका और बढ़ जाता है, उसका इफेक्ट तो आएगा ना। नहीं रियल वैल्यू में तो बढ़ जाता है ना सर, परसेंटेज में वही रहेगा 45, लेकिन जब एक यूनिट 10 रुपए का था तो उसका जो 45% लॉस था तो वो कितना था? 4.5 रुपए। जब वो यूनिट बढ़ के 20 रुपए हो गया तो वो 9 रुपए हो गया, उसकी भी इफेक्ट सब में आना नहीं डबल हो गया ना, 9 रुपए हो गया ना सर। वही चीज आप बेच एक ही यूनिट रहे लेकिन 20 रुपए पे 45% लॉस अभी भी कर, ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नहीं सही होगी। इसीलिए आप देखेंगे टैप वाले भी रो रहे हैं कि साहब हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकाना। उसकी वजूहत ये है, मर्ज ये है, पैनाडोल से ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपने मर्ज की तशखीस करनी है, जो मैं आपको इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ करके दूं। दूसरी चीज है कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ हो ही नहीं रही, जिसको कहते हैं बेस मैन्युफैक्चरिंग ना, यानी आपके पास बेस वाली चीज है ही नहीं। स्टील मिल बंद, फलाना बंद, शिपयार्ड बंद, ये बंद, वो बंद। जो आर्मी के तहत चल रहे हैं पीएफ में इधर वो तो चल रहे हैं, बाकी तो सारे बंद हो गए। उनकी गाड़ी एक दो बन रही है 2 जगह, एक इंडस एक वो, बाकी कोई एक सुजुकी हीनो था वो भी बंद, तकरीबन बंदी हो गया। और भी इसका गंदारा निशान मजदा ये सब गायब हो गए। अब आपके पास 2 रह गया ये ना, चलें ठीक है 2 रह गया, उसकी कॉस्ट क्या है, कैसे कितना वो यहाँ लोकल वैल्यू एडिशन क्या है, फलाना क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की चीज़ें। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में सब सीमेंस वाइंड अप करके चली गई, उसने ट्रांसफार्मर यहाँ से प्रोडक्शन यूनिट सारे जीरो कर दिए, भेज दिए, है ही नहीं अब प्रोडक्शन, अब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सारे लोग अगर ट्रेडिंग पे आ जाएंगे तो मुल्क से कैसे आप कमाएंगे क्या? वो तो बाहर वाली चीजें बेच रहे हैं ना, यहाँ आप तो देने वाले बन गए, लेने तो आपको तो मुनाफा हो ही नहीं रहा। किस चीज से आप करेंगे भाई? कुछ बेचेंगे तो लेंगे ना, आप तो हर चीज खरीद रहे हैं। जब आप खरीदेंगे तो उस पर आपको प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट तो उसे होगा जिससे खरीद रहे हैं, जिससे आप खरीद भी वो चीजें रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, गाड़ी के पार्ट्स, फलाना ढिमकाना, ये वो लोकल इंडस्ट्री पाइप, तो वो उससे पाइप से तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती। तो आप ये सारी चीजें कर ही नहीं रहे, आप हर चीज पे ट्रेड वो बनते जा रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी, यानी एक तरीके से बस के इंपोर्ट करिए जाओ। इंपोर्ट का बिल देखें आपका बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट गिरती जा रही है। क्यों? जितनी इंपोर्ट बढ़ेगी उतनी एक्सपोर्ट गिरेगी। जाहिर है आप जो चीज बनाने थे नहीं, जो आप बनाने वाले थे वो आपने इंपोर्ट कर ली, तो अब आपकी जरूरत ही खत्म हो गई।
तो अब वहाँ उनकी लाज में वहाँ क्योंकि ज़्यादा में बन रही उनकी क्वांटिटी, वो उससे आप कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर की बता देना, ये सब बिजनेस में आता है ना सर। बिल्कुल। और ये कोई अब छुपी हुई बात तो नहीं है, अब सारा दिन आप टीवी पे यही डिस्कस कर रहे थे, बत्ता दे दिया, फलाना दे दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, फलाना को जला दिया, इसको निकाल दिया, इसको ये कर। दिस इज ऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लोगों का माइंड सेट ही नहीं सही है, वो प्रोडक्टिव काम ही नहीं करते, वो हर वक्त अनशन चीज़ों में लगे हुए। पॉलिटिशियन किस में लगे, कोई शादी करने में लगा है, कोई तलाक में लगा हुआ है, कोई किसी की शादी करने में लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा। बेसिक प्रॉब्लम पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा कि इकोनॉमी कैसे चलानी। बस आके हाँ जी इतना रिजर्व हो गया, रिजर्व में क्या रखा है भाई? अगर 20 बिलियन का रिजर्व है तो उसमें 10 बिलियन का तो कर्जा है, तो आपने वापस देना है। मैं तो आज 20 बिलियन कर लूँ, आप मुझे 10 बिलियन दे दें डॉलर, मैं अपना रिजर्व 10 बिलियन कर लेता हूँ। इस तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कमाया हुआ तो नहीं है ना, तो अदा करना है। वो लगेगा कहाँ? वो गायब हो जाएगा पेट्रोल में और गैस की इंपोर्ट में, LNG की इंपोर्ट में, ऑयल की इंपोर्ट में। 10 बिलियन डॉलर 2 साल में गायब हो जाएगा। 10 बिलियन डॉलर की होती है। सब जितनी आपने खूबसूरत बातें की, जितनी आपने पॉजिटिव बातें की, जितनी चीज़ समझने के लिए बहुत अच्छी है, और आप इससे बिल्कुल कतई नज़र कि कौन क्या कहता है इससे मेरी बात क्या है, इस पे हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सर यहाँ सही आप टैलेंट और मेरिट करते हैं, इस मुल्क में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। ये नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, सबको नजर आता है, मीडिया को नजर आता है, लेकिन वो एक दिन एक पे बात करके अगले दिन गायब हो जाते हैं। वो नहीं, उन्हें लिफाफे मिल जाते होंगे या कुछ हो जाता होगा, उसको किसी को डांट पड़ जाती होगी, किसी को कोई हो जाता होगा, वो गायब हो जाता है, फिर उस पर बात ही नहीं करता वो, फिर वो चैनल भी चेंज हो जाते हैं, फिर कोई इधर चला जाता है, कोई उधर। ये सारी चीजें इकोनॉमी के लिए बहुत डिजास्टर्स हैं, बहुत डिजास्टर है। ये जो आपने कहा ना कंक्लूड करो, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरिट मेरिट एंड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये 2 चीजें आप खत्म कर देना, कसम खुदा की मैं आपको खा के कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की रहमत इस मुल्क पे ऐसी आएगी और हमारी शफात आएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कि आप सोच नहीं सकते कि इस मुल्क में कितना पोटेंशियल है, और हमें पता है कि कितना पोटेंशियल। बहुत बहुत शुक्रिया सुबेदा साहब, आपने बहुत उम्दा बातें की, और इंशाअल्लाह ताला आपकी और हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को तरक्की दे। इंशाअल्लाह होगी, आप फिक्र नहीं करें, फ्यूचर बहुत जबरदस्त है हमारा। ये मैं नौजवानों को बिल्कुल मैसेज देता हूं, एक दफा बस खड़े हो जाएं, फिर देखें उनका फ्यूचर कितना जबरदस्त है। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन किराम, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, साकी हमारे मुल्क की मारूफ और मुमताज़ शख्सियत, बड़ी विजनरी बातें की। इनकी बातों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इनकी बातों को सुने और इनमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। अपने मेज़बान AK मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।